स्पाइनेज यानी कि जासूसी, ट्रीजन देश के साथ गद्दारी, इन दोनों के मतलब करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। मुल्क के साथ या देश के साथ गद्दारी करना, ये कई तरह से हो सकता है। आपने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, बहुत से लोग मारे गए। इसके अलावा रेलवे ब्रिज को तोड़ दिया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को चुराकर दुश्मन देश के हाथ में बेच दिया। ये सारे ही मामले एस्पाइनेज, ट्रीजन, गद्दारी में आते हैं। कनाडा में इसमें उम्र कैद की सज़ा होती है और यूएस में तो इसमें आपको सजाए मौत तक की मिल सकती है। तो मार्गरेट नाम की एक 65 ईयर्स की लेडी थी जो अब करीब करीब रिटायरमेंट के पास आ गई थी। पुलिस यूनियन के साथ काम करती थी। पुलिस यूनियन वो होता है जो किसी भी पुलिस ऑफिसर पर जब इस तरह के चार्जेस लगते हैं तो उनके बचाव की कोशिश करता है, अगर वो ऑफिसर वाकई बेगुनाह है तो। अब ये केस मार्गरेट के पास आया था क्योंकि वो पुलिस यूनियन के साथ काम करती थी। वैसे तो ये केस को लेना न चाहे, लेकिन बहुत पहले कभी ऐसे हुआ था कि जिस ऑफिसर का केस, मतलब स्टीवन का केस उनके पास आया था, उन्होंने कभी मार्गरेट की मदद की थी। दरअसल यूँ हुआ था कि मार्गरेट को जब वो पुलिस यूनियन के साथ काम नहीं किया करती थी तो एक प्राइवेट लॉयर की तरह से एक केस उनके पास में आया था। किसी ओनील नाम की फैमिली के एक अमीरजादे का केस था। उन्होंने उस केस को लिया, लेकिन उनको लगा कि मामला गड़बड़ी वाला है, तो उन्होंने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपका बेटा ठीक है, उम्र में कम है, लेकिन ड्रग्स तो लेता ही है। अभी अगर ये बच भी जाएगा किसी तरह से तो आगे इसकी आदत इसको बुरे हालत में पहुंचा देगी। तो करते यूँ है कि इसको रिहैबिलिटेशन में डालकर इसकी आदतों को सुधार लेते हैं, आगे के लिए ठीक होगा। फैमिली इन पर नाराज़ हो गई, लेकिन फिर तब बीच बचाव के लिए स्टीवन आए जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी थे। उन्होंने ओनिल फैमिली को ये समझाकर बताया कि मार्गरेट आपके फेवर में सब कुछ कर रही है, और मार्गरेट ने इस बात का एहसान माना था। मामला निपट गया था। तो अब यह किस्सा इस तरह से मार्गरेट के पास आ गया था। तो मार्गरेट ने उस मामले को देखा और उसने सोचा कि ठीक है भाई, अब जाकर एक बार वो पुलिस डिपार्टमेंट से स्टीवन के बारे में पूछताछ करे। वैसे मार्गरेट बहुत पहले कभी कनाडा में रहा करती थी, उसके पेरेंट भी वहीं थे। वहाँ से फिर वो यूएस में इस वॉशिंगटन शहर में आई। कुछ पीरियड के लिए वो यहाँ वहाँ गई। कैसे भी कहा जाता है कि बहुत पहले कभी इसकी शादी हुई थी जब ये काफ़ी यंग थी, लेकिन इसके हस्बैंड की मौत हो गई। उसका एक्सपीरियंस उसको इतना बुरा रहा कि उसने दोबारा कभी शादी करने की कोशिश नहीं की, न कभी बॉयफ्रेंड्स बनाए। और जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी में होता है कि इस तरह के जब यंग एज में कोई लेडी विडो हो जाती है, उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है, तो फिर वो इस तरह के सोशल कनेक्शन भी बनाने की कोशिश करती है। मार्गरेट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पर इस बात का कभी कोई दाग या कोई शक शुबा नहीं हुआ। तो कैरेक्टर से तो एकदम वो क्लीन थी। बहरहाल अब ये केस उसके पास में आया था तो मार्गरेट ये बात भी जानती थी कि जैसे इस तरह के जब यूनियंस होते हैं पुलिस वालों के, तो उसमें आप अपने केस को यूनियन के थ्रू ही लड़ सकते हैं। जैसे स्टीवन का मामला ही आप देख लीजिए कि उसके ऊपर इस तरह से ट्रीजन यानी कि देश के साथ गद्दारी का मामला लगा हुआ है, तो वो इसके लिए अलग से वकील हायर नहीं कर सकता। उसको यूनियन के साथ ही, उसके वकील के साथ ही इस केस को आगे बढ़ाना होगा। तो वही बात यहाँ पर भी थी। तो उसने इन्फॉर्म किया और मार्गरेट को यहाँ पर बुला लिया गया। खैर, अब इसमें स्टीवन का भी अपना चॉइस था क्योंकि जो पुराने कनेक्शन थे मार्गरेट के साथ में, तो उसने मार्गरेट के नाम को ही रिकमेंड कर दिया था। मार्गरेट आई, उसने आकर पुलिस कैप्टन से बातचीत की। तो पुलिस कैप्टन ने पहली बात तो ये क्लियर कर दी कि देखिए साहब, ये है डॉक्यूमेंट्स के चोरी और उनको बेचने का मामला। डॉक्यूमेंट्स अब तक मिले नहीं हैं। हो सकता है कि वो स्टीवन के पोजीशन में अब भी हो, ये भी हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट किसी को उसने बेच दिए हो और वो उसको लेकर अब तक यहाँ से निकल नहीं पाया हो। स्टीवन से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो ये मामला हमारे पास ही अटका हुआ है। अगर हम एक हफ्ते में इस बात को हल नहीं कर पाते तो स्टीवन को फेडरल पुलिस को दे दिया जाएगा। फिर वही इन्वेस्टिगेशन करेगी, स्टीवन से पूछताछ करेगी। अब मुश्किल ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स अगर हमको नहीं मिलते तो हम किसी को भी स्टीवन से मिलने नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स अब भी यहीं हो। स्टीवन उसको बता दे
और वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से चले जाएं, तो आपको स्टीवन से मिलने की कोई जायज़ वजह हमको बतानी पड़ेगी। बाकी स्टीवन के जो केस के बारे में है, जो भी डिटेल्स चाहिए, जिस तरह के भी चाहिए, वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो भी आपको मिल जाएंगे। उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, पहले तो आप ये बताइए कि मामला क्या था। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, स्टीवन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स को उसने अपने पास में रख लिया और 1 वीक के बाद में जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और उसने जो एनवेलप दिया वो एनवेलप खाली निकला, उसमें पेपर्स थे ही नहीं। इसके अलावा उसके लॉकर से कुछ पैसे मिले और एक रशिया के किसी एजेंट का एक नंबर मिला, क्योंकि सस्पिशियस एजेंट माना जाता है। नंबर से ट्रेस तो नहीं हो पाया, पर नंबर तो वहीं का था। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, ये तो 1980 का पीरियड चल रहा था। यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वार का सिचुएशन था। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में अगर उसने वो डॉक्यूमेंट्स रशियन एजेंट्स को भेजे हैं तो उसको तो बहुत सारे पैसे मिले होंगे। उसकी उम्मीद यही रही होगी कि भाई बाद में मैं खाली इन्वेलप दे दूं और कह दूं कि इसमें तो यही सारा कुछ था, मुझे क्या पता कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए, पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो पैसे और वो नंबर मिलने से उसके ऊपर शक हो गया है। तो उस पर मार्गरेट ने कहा कि यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ती है। कि पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स वाकई चोरी हो सकते हैं। तो उस पर मैंने कहा कि हो सकते हैं, लेकिन जो पैसे उसके पास मिलते हैं, जिसका इसके पास कोई हिसाब नहीं है, या रशियन नंबर मिलता है, उसके पास कोई जवाब भी नहीं है। उन्होंने कहा ये भी तो हो सकता है कि उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स न दिए गए हों। तो उसने कहा कि देखिए, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते तो उसके पास तो उसने एक्स्ट्रा पैसे कहीं से नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्स पे कंट्रोल अकेले उसी का था। तो उसने पूछा उस डॉक्यूमेंट में क्या था। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, उस डॉक्यूमेंट में क्या था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ के जो एक फेडरल जज हैं उन्होंने आकर यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको वाशिंगटन पुलिस के कस्टडी में रखा जाए। अब जाहिर सी बात है, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके तो नहीं घूमता फिरूंगा। तो स्टीवन पे मुझे भरोसा था, उसको मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसने अपने पास कस्टडी में रखे। इस तरह का वो गद्दार निकलेगा, मुझे ये नहीं मालूम था। तो उस पर मार्गरेट थोड़ी भड़क गई। उसने कहा कि भाई, उसके अगेंस्ट में अब तक के कोई भी बात प्रूव नहीं हो पाई है और आप कह रहे हैं कि वो इस तरह से गद्दार है। अब डॉक्यूमेंट उसके पुलिस एकेडमी के लॉकर से गुम हुए हैं और वहाँ पैसा भी आया है। कई बार ऐसे मामलों में तो ये भी पाया गया है कि ये सारी बातें गलत थी। उसने, अब वो तो ऐसा था कि मार्गरेट ने बहुत पहले कभी किसी प्रोफेसर के जॉब को भी किया था, तो उसके अंदर का प्रोफेसर जाग गया। तो उसने बताना शुरू किया कि भाई, बहुत पहले कभी ऐसे हुआ था कि सॉक्रेट्स, जो कि अपनी कम्युनिटी में घुमा करते थे और लोगों को समझाते थे कि आप सोचिए, सवाल पूछिए, तो उनको ये कहकर जहर दे दिया गया था कि भाई ये देश से गद्दारी कर रहे हैं, नौजवान का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। आज आप देखिए, सॉक्रेटिस की बुक को तो पढ़ा जाता है। वो उन्होंने वालेस का नाम लिया, कुछ 12वीं सेंचुरी की बात थी। इंग्लैंड के राजा के खिलाफ बगावत कर दी, क्योंकि राजा ने ऐसे कानून को पास कर दिया था जिसमें कि आयरिश औरतों को शादी के पहले जमींदारों के साथ में, जो कि ब्रिटिश हुआ करते थे, एक रात बितानी पड़ती थी। वालेस के साथ गद्दारी करके उनको पकड़ लिया गया, उनको मारा गया, लेकिन आज उनको आयरलैंड के अंदर में एक गॉड की तरह से माना जाता है। आगे में उसने फिर यह भी कहा कि जॉन ऑफ आर्क नाम की एक लड़की हुआ करती थी फ्रांस में, किसानों को जमा किया, राजा के खिलाफ उसने उनको उकसाया और उनसे उनको आज़ादी दिलवाई। उसको भी पकड़ के मार दिया गया, कहा गया कि ये गद्दारी कर रही थी राजा के खिलाफ, लेकिन आज उसको वहाँ पर एक गॉडेस की तरह से माना जाता है। तो उस पर डंकन, जो पुलिस कैप्टन थे, उन्होंने कहा कि ये सब मैंने भी पढ़ा हुआ है, पर इसमें एक बात तुम भूल रही हो। एली कोहेन का एग्जाम्पल, सीरिया में उसको पकड़ा गया था, वहाँ पर काफ़ी रेपुटेड वो सिटीजन था, उसको तो होम मिनिस्टर बनाया जाने वाला था, लेकिन उसने सीरिया के सीक्रेट पेपर्स निकाल कर दूसरे दुश्मन देश को बेच दिए थे। अब उस दूसरे दुश्मन देश में उसको आज गॉड माना जाता है, लेकिन सीरिया में तो उसको आज भी गद्दार ही माना जाता है। उसको फांसी पर लटकाया गया, 7 दिन तक उसकी बॉडी टंगी रही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टीवन गद्दार ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो जिस तरह की तफ्तीश हुई है, जो रिपोर्टिंग आएगी, वो सारी कुछ ये है, ये आपके सामने में है, इसको आप देखिए और आप डिसाइड कीजिए। तो उसने कहा कि इसको मैं आगे इस मामले में और कौन मुझे बता सकता है, क्योंकि स्टीवन से तो आप मुझे मिलने नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई, वो जो फेडरल जज है वो यहीं पर आके रुके हुए हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। तो खैर वो जज के पास मिलने गई, तो जज ने कहा कि देखिए साहब, वो तो रिपोर्ट पूरी एक एनवलप में थी, सील्ड थी, और वो वहाँ से कहीं जा ही नहीं सकती थी, वो सिर्फ स्टीवन के पास ही थी। जब उसने मुझे एनवलप वापस किया, मैंने पहचान लिया कि ये वो सील नहीं है जो उस पर लगी हुई थी, इतना तो मुझे याद था।
और जो पेपर्स मिले अंदर वो पेपर भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि उस पेपर में क्या था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको शॉर्ट में समझाई देता हूँ। बहुत पहले कभी ऐसे हुआ था 1955 के आसपास कि वियतनाम वार शुरू हुआ था, यूएस ने अपनी आर्मी वहाँ भेजी, यूएस जीत नहीं पाया, यहाँ पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था। ऐसे में यूएस ने यह किया कि सैमुअल हर्ष नाम के एक रिपोर्टर को वहाँ पर भेजा कि जो यूएस की पैरवी करेगा। उल्टा हुआ, उस रिपोर्टर ने यूएस की बुराई कर दी। खैर कुछ तो वो वजह थी, कुछ और वजह थी कि वहाँ से यूएस को अपनी आर्मी 75 के आसपास वापस मंगानी पड़ी। सैमुअल हर्ष का बड़ा नाम हुआ, उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला। अब उसी वक्त में एशिया के इंडिया इस कंट्री में इंदिरा गांधी जो पावर में थी वो पावर के बाहर गईं। मोरारजी देसाई पावर में आ गए। अब मोरारजी देसाई बड़े ही पीसफुल आदमी थे। अब इंदिरा जी ने अपने वक्त में रॉ नाम की एक एजेंसी को बनाने में काफ़ी मदद की थी, जो कि पड़ोसी देश से इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके दिया करती थी। लेकिन देसाई साहब ने कहा कि भाई दूसरे देश में क्या चलता है इससे हमको क्या मतलब, हम काहे के लिए उनके मामले में पैर अड़ाएं। तो उन्होंने रॉ का जो भी फंडिंग था वो काट दिया। वहाँ तक तो फिर भी चलो ठीक था, लेकिन वो उस मुल्क के जो प्रेसिडेंट थे जिया उल हक, उनसे फ़ोन पे बातें भी किया करते थे। बातों ही बातों में एक दिन देसाई साहब ने उनसे कह दिया कि भाई आप बड़ा पीसफुल बनते हैं, लेकिन आप जो क्वेटा में कर रहे हैं ये हमको मालूम है। अब क्वेटा में उन दिनों न्यूक्लियर सेंटर पे काम चल रहा था। तो इस चीज़ को लेकर उनके कान खड़े हो गए जिया उल हक साहब के। उन्होंने वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई देखिए क्या है, रॉ के कई एजेंट्स मारे गए। ये बात बाद में आम हो गई, लोगों को पता भी चली। देसाई साहब की काफ़ी बुराई हुई, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया। आगे चल के ये भी हुआ कि देसाई साहब पावर से बाहर हो गए। अब देखिए सैमुअल हर्ष जैसा आदमी जो कि एक तरफ रिपोर्टर था लेकिन पुलित्जर प्राइज लेकर आसमान पे बैठा था, दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिशियन थे ये करीब करीब पॉलिटिक्स से बाहर ही हो गए थे। ऐसे में सैमुअल हर्ष ने देसाई साहब के ऊपर में ये एक्यूजेशन यानी कि इल्ज़ाम लगाया कि ये CIA के पेड एजेंट है। कुछ $25,000 US डॉलर्स इनको साल के मिला करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं। जाहिर सी बात थी कि इससे देसाई साहब भड़क गए। उन्होंने सैमुअल हर्ष पे केस कर दिया अमेरिकन कोर्ट में। अब यह रिपोर्ट उसी के बारे में थी। हमने इस रिपोर्ट को पूरा कर लिया था। फैसला ये हुआ था कि आगे चल के हम ये कह देंगे जब इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो कि चूंकि देसाई साहब एक पब्लिक डोमेन में आते हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो उनके ऊपर डिस्कशन तो हो ही सकता है। सैमुअल हर्ष ने जो कुछ कहा वो डिस्कशन करने के तरह से कहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि सैमुअल हर्ष उनके ऊपर में चार्जेस ही लगा रहे हैं। तो भाई सैमुअल हर्ष कह देंगे कि भाई वो गलती हो गई थी, किसी और का नाम मैंने देख लिया था, बदले में उनको कोई भी इनको हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमने फैसला लिख के तैयार तो रखा था रिपोर्ट के साथ में, पब्लिक नहीं करना चाहते थे क्योंकि जानते हो आप कि ऐसे सब मामलों में पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती है। भाई यूएस में मजिस्ट्रेट या जज भी जो बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी से ही बनाए जाते हैं। ये करीब करीब हर देश में ऐसे ही होता है, कहीं खुले ढंग से, कहीं छिपे ढंग से। तो भाई अब ऐसा है कि अगर हम इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देते हैं तो एक तरफ तो अमेरिकन पब्लिक शायद खुश हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो इंडिया से अब रिलेशंस अच्छे बनने जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके, शायद वो ख़राब हो जाएंगे। तो हम ये चाहते थे कि पहले यहाँ पर ऐसे इंडियंस जो कि अब यूएस में भी रहते हैं और यहाँ के सिटीज़न भी हैं, वहाँ के ओरिजिन के हैं, उनकी इसमें क्या राय बनती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको पब्लिश कर दें और ये सारे वोट्स हमारे अगेंस्ट चले जाए तो हम इलेक्शन हार जाएं। तो फिर ऐसे में ये भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट को डिले कर दिया जाए, बाद में पब्लिश कर दिया जाए, या बिल्कुल ही पब्लिश ना किया जाए, कह दे कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अब ये बताइए कि अगर ये रिपोर्ट इस तरह से चुरा ली जाती है, पब्लिश की जाती है, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। कहा जाएगा कि यूएस जुडिशरी ये इम्पार्शल नहीं है, इस तरह से लेकर फैसले करती है। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर था। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से ये पुलिस के कस्टडी से भी चोरी हो सकता है, लेकिन यहाँ से वो गायब हो गया और मुझे वापस नहीं मिला। तो नेचुरली मैं तो स्टीवन का ही नाम लूँगा ना। तो उस पर वो थोड़े वक्त के लिए खामोश रही। उसने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ये बताइए कि इसके आगे का स्टेप क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने फेडरल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। फेडरल पुलिस ने इनको, मतलब कि वॉशिंगटन पुलिस को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। 1 हफ्ते में उनको डॉक्यूमेंट ढूंढ के निकालने, नहीं निकालेंगे तो फेडरल पुलिस आएगी और स्टीवन की कस्टडी को लेकर जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं ऐसे सब मामलों में या तो उसको उम्र कैद होगी या फिर उसको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। खैर मार्गरेट वहाँ से लौट आई। अब उसने डंकन से पता किया
कि नेचुरली डंकन तो ये मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो पता चला कि बर्नार्ड नाम के एक ऑफिसर हैं जो पहले कभी साइकोलॉजी के कुछ लेक्चर वगैरह रहा करते थे, लेकिन बाद में पुलिस में आ गए थे, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो उनसे वो मिली, उन्होंने कहा कि भाई स्टीवन का क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टीवन को तो पुलिस फोर्स में लिया जाने वाला ही नहीं था, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। हालांकि उसने एग्ज़ाम पास की थी, उसके इंटरव्यूज़ भी ठीक हुए थे, लेकिन फिर भी उसको पुलिस में लिया नहीं जा रहा था। वो वजह ये थी कि उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि इसके फादर एंड्रयू ये भी कभी पुलिस में हुआ करते थे। अब एंड्रयू ने एक बार किसी आदमी को गोली मार दी और उसके खिलाफ कोई चार्जेस वो प्रूव नहीं कर पाए। तो उसका नतीजा ये निकला कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बन गया। अब वो जो रिपोर्टिंग थी, क्योंकि उस वक्त तो मैंने बाकी बातें नहीं देखी थी, पर जो रिपोर्टिंग थी, उस रिपोर्टिंग के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मामला कुछ ऐसा है। जैसा कि आप जानते हैं, यूएस के अंदर में यूरोपियन सेटलर आए, यहाँ पर जो फर्स्ट नेशन या आदिवासी थे, जैसे कि कनाडा में हुआ था, वो यूएस में भी हुआ, उनको पीछे ढकेला और यहाँ की जगह वगैरह ऑक्यूपाई करके उन्होंने अपने आप को बना लिया। जाहिर सी बात थी कि भाई जो यूरोपियन सेटलर्स हैं, यानी कि वाइट्स हैं, उनमें और फर्स्ट नेशन में कोई अच्छे प्यार भरे ताल्लुकात तो रहेंगे नहीं, दुश्मनी तो रहेगी। और इसी झोंक में किसी बात पर शायद बहस हो गई थी और इन साहब ने, जो कि वाइट थे, जिनका नाम एंड्रयू था, स्टीवन के फादर, इन्होंने उस फर्स्ट नेशन के किसी आदमी को गोली मार दी थी। लेकिन प्रेशर जब बहुत बन गया तो उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। उस वक्त स्टीवन काफ़ी छोटा था। अब धीरे धीरे करके स्टीवन ने, क्योंकि कुछ तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और कुछ उसके फैमिली से भी उसको सपोर्ट मिला, और ऐसे करते करते स्टीवन ने फिर ये एग्जाम्स वगैरह सारी पास कर ली, यहाँ पर आया। लेकिन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सामने में आ गई कि भाई इसका फादर इस तरह का था, इसने पता नहीं अपने बेटे को क्या क्या सिखा के रखा होगा। अब ऐसा कोई हेटर, नफरत करने वाला पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाए तो क्या हो सकता है। भाई इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसके फादर का सही, लेकिन है, तो इसको तो क्लियर करना ज़रूरी था। तो फिर जब ये सारी बातें हुई तो आपके पुलिस यूनियन की तरफ से ही यहाँ पर एक सजेशन आया था कि स्टीवन को कुछ वक्त के लिए फर्स्ट नेशन में भेजा जाए किसी ड्यूटी पर। वहाँ पर वो कुछ वक्त तक के रहेगा, 1 साल तक के उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं देता है कि उसके दिमाग में भी फर्स्ट नेशन के लोगों के लिए नफरत है, तो उसको जॉब में ले लिया जाएगा। ये भाई साहब वहाँ पर गए, यहाँ उन्होंने कुछ पीरियड तक के काम किया, उनका दिल वहाँ पर लग गया। उस चक्कर में ऐसे भी हुआ कि वहीं पर एक लड़की भी थी जिसका नाम कि जूलिया था, ये उनको पसंद आ गई, इन्होंने उससे शादी भी कर ली, जूलिया को यहाँ पर ले आए। अब देखिए, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट होता है, इसमें तो प्रोपोर्शनेट कोटा सिस्टम के बेसिस पर आपको जॉब मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि वॉशिंगटन का एरिया है, यहाँ पर 10% एशियन रहते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि 10% एशियन पुलिस ऑफिसर भी हों। तो बस वही बात यहाँ पर भी थी। पुलिस पर इस बात का प्रेशर था कि फर्स्ट नेशन के लोगों की गिनती यहाँ पर बढ़ाई जाए। अब ये तो अच्छा काम मिल गया था कि भाई एक आदमी फर्स्ट नेशन से आया, आपका पुलिस ऑफिसर बनकर आया हुआ है, यहाँ उसको वॉशिंगटन में अपॉइंटमेंट मिल रही है। उसकी वाइफ वहाँ पर किसी क्लैरिकल काम को किया करती थी, वेल ट्रेंड थी, तो उसको भी यहाँ पर ले लिया गया और पुलिस डिपार्टमेंट में वो उस तरह से क्लर्क की तरह से काम करने लगी। तो इस तरह से कुल मिला के ये सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा कि भाई उसके वाइफ के बारे में मुझे अब तक के तो किसी ने नहीं बताया है। तब उन्होंने कहा कि देखिए, आप डंकन साहब से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, यहाँ की बात तो सही है, लेकिन एक बात मैं आपको और भी बता दूँ। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी, आपके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की है। आज से तकरीबन 1 साल पहले स्टीवन ने किसी यंगस्टर को, किसी नौजवान को, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल के आसपास रही होगी, गिरफ्तार किया था। उसके पास ड्रग्स मिले थे। वो ड्रग डीलर नहीं था, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए उसने ड्रग्स को ख़रीदा था। अब इस तरह के इलीगल ड्रग्स जब आप लेते हैं तो आप पर चार्जेस भी लगते हैं, उस पर चार्जेस भी लगे थे। लेकिन बाद में डंकर साहब ने बोल बताकर, किसी तरह से समझौता करवा कर, वो कुछ जो यूथ था उसको कुछ रिहैबिलिटेशन वगैरह भिजवा कर इस मामले को खारिज करवा दिया था, रिजेक्ट करवा दिया था। वो बेटा आपका बेटा था, अभी भी वो रिहैबिलिटेशन में ही है। तो ये बात डंकन साहब ने कभी पेपर्स पे आने नहीं दी, वरना आप तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन ही नहीं पाते इस केस के, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। भाई आपका जिससे झगड़ा था या जिससे आपकी दुश्मनी थी, उसी के केस में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपने कितनी ईमानदारी से किया होगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदारी से नहीं करता तो इसकी वाइफ जूलिया को जाने नहीं देता।
मुझे उसे भी अरेस्ट करने के लिए कहा गया था। मामला दरअसल ऐसा था कि इस तरह से जब एस्पोइनेज के मामले होते हैं या ट्रीजन के मामले होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो मुश्किल हो जाए। तो मुझसे कहा गया था कि जूलिया की भी कस्टडी ली जाए। कस्टडी ली, पूछताछ की। जूलिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इस बारे में उसको कुछ पता नहीं था, तो वही मैंने अपने रिपोर्ट में लिख दिया था और इसी बेसिस पर जूलिया को वहाँ से रिहा कर दिया गया था। तो मार्गरेट ने कहा कि ठीक है, जूलिया के बारे में डिटेल्स निकालूंगी, डंकन साहब से बात करके देखती हूँ। खैर वो जाके डंकन साहब से मिली, उनसे उसने कहा, तो डंकन साहब ने कहा कि देखिए ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। वही सीधी सी बात है, आप एक यूरोपियन है, वाइट अमेरिकन है, और आपकी रिलेशन से आपकी शादी ब्याह एक फर्स्ट नेशन से हो जाते हैं। ऊपर से देखने में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब ठीक ठीक होता है, थियोरेटिकली सब ठीक है, जैसे कि पुलिस में कहा जाता है या और भी डिपार्टमेंट में कहा जाता है कि आपको प्रपोर्शनेट कोटा सिस्टम के बेसिस पर अपॉइंटमेंट करनी है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया जा चुका, 10% एशियन होंगे तो 10% ही उनके वर्कर्स भी वहाँ होने चाहिए। ये ऐसे तो कह दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं बैठती है। इसका रीज़न है, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट नेशंस के जो लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग। दूसरा, हिस्टोरिकली वो हेट भी करते हैं। तीसरी बात ये कि उनके नौजवान या फिर लड़कियां जब इस तरह की सोसाइटी में आ जाती हैं तो वो वापस अपने कम्युनिटी में जाना नहीं चाहती। भाई यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, वहाँ वो क्यों जाना चाहे। और वहाँ फर्स्ट नेशन के लोग इस बात से चिढ़ते हैं कि भाई हमारे कम्युनिटी का एक शख्स पाला बदल कर वहाँ चला गया है। नतीजा ये निकलता है कि जो वहाँ से यहाँ आता है वो न यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है। और दूसरी बात ये कि जो शख्स यहाँ से, मतलब कि अमेरिकन सोसाइटी से, मॉडर्न सोसाइटी से, वाइट कम्युनिटी से होकर भी वहाँ के लोगों से रिलेशंस बनाता है, तो उसके लिए यहाँ के लोगों में भी एक तरह से नफरत का माहौल बन जाता है। अब ऊपर से स्टीवन के अंदर में इस तरह से एस्पोइनेज के चार्जेस लगे हैं, तो ये तो वही हो गया ना कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, इस तरह की बात हो गई है। तो अब तो खैर वो तो पुलिस के कस्टडी में है, उसके साथ तो जो होगा तो होगा ही, लेकिन उसकी जो वाइफ थी जूलिया, उसकी ज़िंदगी यहाँ हराम हो जाती। तो मैंने ये किया कि उसको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया जिस फर्स्ट नेशन से आई थी, वहीं पे जो हमारी पुलिस फोर्स थी उनको मैंने लिख दिया कि भाई लड़की ठीक ठाक है, इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर वो चली गई। कम से कम ये तो हुआ कि यहाँ पर जो वो मुसीबतें झेल सकती थी, हर रोज़ ऑफिस में आती, लोग उसको नफरत की नज़रों से देखते, उससे वो बच गई। दूसरी बात यह है कि ये मैंने जूलिया को नहीं बताया, मगर सच तो ये है कि वो स्टीवन को अब कभी भी देख नहीं पाएगी। भाई मामला इस तरह से एस्पोइनेज का, कॉन्फिडेंशियल पेपर के गुम होने का है, चोरी होने का है। अब अगर वो पेपर नहीं मिलते हैं तो फेडरल पुलिस को इस बात की उम्मीद रहेगी कि आज या कल वो पेपर्स मिलेंगे। तो इसका ये मतलब है कि स्टीवन से ये बात कभी भी लीक ना हो। और जाहिर सी बात है कि अपनी वाइफ से ज़्यादा ये बात वो किसको बता सकता है, अगर पहले उसने नहीं बताई है तो हमने जूलिया को यहाँ से फर्स्ट नेशन में भेज दिया है, पर हमारी नज़र उस पर है। वहाँ की पुलिस को हमने कह दिया कि उस पर वो नज़र रखें, और अगर ऐसी कोई बात पता चलती है जैसे कि हमको ये लगे कि भाई उसके पास वो पेपर्स हो सकते थे या वहाँ से कोई और क्लू मिलता है, तो हम उसको फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब तक के ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो एक तरह से तो वो क्लियर ही है। तो खैर उसके बाद में मार्गरेट वहाँ से निकल कर उस फर्स्ट नेशन के एरिया में गई, वहाँ के लीडर से मिली। काफ़ी बुजुर्ग टाइप के आदमी थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस लड़की ने भी वही गलती की जो इसके फादर ने की थी। इसके फादर ने इसी तरह से एक वाइट लेडी से शादी कर ली थी, बाद में फिर वो मारे गए थे। इसकी माँ उसके बाद में डिसअपियर हो गई। सीधी सी बात थी, जान का खतरा था, डिसअपियर तो होगी ही। लड़की को छोड़ कर गई। हमने इसको इसी यहाँ यहीं रख के पाला पोसा बड़ा किया। लगा था कि ये लड़की यहाँ पर कुछ करेगी, कर भी रही थी, ठीक ठाक भी थी, लेकिन फिर इसको उससे प्यार हो गया, स्टीवन से शादी करके चली गई। नतीजा क्या निकला, स्टीवन वहाँ फंस गया और ये यहाँ वापस लौट कर आई। और हमको तो अब भी ऐसा लगता है कि स्टीवन को इससे शादी करने की वजह से ही फंसाया गया होगा। खैर बहरहाल यहाँ पर आ तो गई, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ में यहाँ पे भी रिपोर्टिंग भेज दी कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसलिए सामने नहीं कहा जा सकता था। मगर सच तो ये है कि इस लड़की को ऐसे सेंसिटिव मैटर्स नहीं दिए जा सकते जैसे चूँकि आमतौर पर पुलिस दिया करती है। तो उस बात को छिपाना ज़रूरी था, हमने उस बात को छिपा दिया। लेकिन यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ बहाने वगैरह लगाकर इस लड़की के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस वगैरह लगाए। वो लड़की मेरे पास आई, मैंने उसको समझाया कि देखो भाई, पुलिस डिपार्टमेंट जो करेगा तो करेगा, ये जो फर्स्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, फर्स्ट नेशन के, ये भी तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। तुम यूँ करो कि यहाँ से निकल कर
कनाडा का जो एरिया है वहाँ तुम चली जाओ जहाँ फर्स्ट नेशंस के लोग रहते हैं, वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मैं वहाँ तुमको शिफ्ट करवा देता हूँ, तुम वहीं रहना, चैन से रहना और इन झमेलों में मत पड़ना। रही स्टीवन की बात, वैसे तो वो छूटेगा नहीं, लेकिन अगर वो निकल भी आए तो उसको मैं तुम्हारे पास वहीं पर भेज दूंगा, तो अपनी लाइफ कनाडा में शुरू करते हो। अब वो लड़की को मैंने कहाँ भेजा है ये मैं तब तक के नहीं बताऊंगा जब तक कि आपके पास उसको जानने की कोई माकूल वजह ना हो। बिना मतलब उसको जाके परेशान करने में कोई मतलब नहीं, पुलिस आएगी, वारंट लेके आएगी, तब तो मैं बता सकता हूँ, ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगा। तो खैर वो वहाँ से वापस लौट आई। आके उसने फिर पुलिस एकेडमी के उस लॉकर के इंचार्ज से बात की जहाँ से कि वो पेपर्स चोरी हुए थे। उसने कहा कि देखिए भाई, जब भी कभी ऐसे लॉकर दिए जाते हैं पुलिस एकेडमी में, जाहिर सी बात है उसकी दो चाबियां होती है, एक तो ऑनर के पास होती है, एक आपके पास होती है। भाई उसकी चाबी गुम हो जाए, आप अपनी चाबी से लॉकर को खोल लो। तो उस पर वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं थी। हेडली और टेलर का केस काफ़ी दिनों पहले हुआ था, तकरीबन 6-7 महीना पहले, तब से हमने सिस्टम बदल दिया। हुआ ऐसा था कि हेडली और टेलर दोनों के लॉकर आसपास में थे, दोनों एक साथ में आए थे, दोनों ने अपने अपने लॉकर को खुला रखा था, कुछ बैठ के टेबल पे काम कर रहे थे। टेलर को घर से फोन आ गया, जाने की उनको जल्दी थी, उन्होंने अपने पेपर्स गलती से हेडली के लॉकर में डाल दिए, हेडली ने देखा भी नहीं, उसने उसको लॉक कर दिया और वो चला गया। बाद में बड़ा हंगामा मचा, पेपर उसके लॉकर में मिले, लेकिन चूंकि हेडली को उन पेपर से कोई लेन देन ही नहीं था तो उसको चुराता ही क्यों। खैर वो मामले को किस तरह से हमने ठीक किया और तब से हमने सिस्टम बना दिया, क्योंकि चार्जेस हम पे भी लगते कि गड़बड़ी हमने भी की है। हमने कहा सेकंड कीज का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही चाबी रहेगी, ऑनर के पास रहेगी, गुम जाती है पैसे उससे ही वसूल किए जाएंगे, लॉकर को तोड़ने के, रिपेयर करने के, वगैरह वगैरह। तो वो चाबी तो सिर्फ और सिर्फ स्टीवन के पास थी, उसके मर्जी के बगैर वहां से पेपर कहीं वो जा ही नहीं सकते थे। ये रजिस्टर है, इस पर सिग्नेचर्स है, इसको आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि उस दिन वहाँ स्टीवन यहाँ पर आया भी था और इसको उसने लॉकर से सामान निकाला भी था। भाई मैं तो हमेशा यहाँ बैठा हुआ नहीं रह सकता हूँ, भाई पुलिस के लोग हैं यहाँ आते रहते हैं, चाबियाँ उनके पास में अपनी अपनी होती है, चूंकि बगैर चाबी से लॉकर खुलता ही नहीं, तो यहाँ मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। अब वो उससे थोड़ी सी नाउम्मीद हो गई, लौट कर वापस आई। आकर वो डंकन से मिली, डंकन ने बर्नार्ड को भी बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, बर्नार्ड ने अपनी रिपोर्ट तो मुझे सबमिट कर दी है और इस रिपोर्ट के हिसाब से उसने स्टीवन को ही ब्लेम किया है। अगर तुम्हारे पास स्टीवन को बचाने के लिए कोई आर्गुमेंट हो तो बताओ, वरना 7 दिन के बाद में मुझे स्टीवन को फेडरल पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। इन 7 दिनों में तुम दोनों में से, मतलब बर्नार्ड और मार्गरेट को, कोई नई बात का पता चलता है तो मेरे पास ले आना, मैं उसको सबमिट कर दूंगा। बाकी मेरी तरफ से तो ये बात एकदम क्लियर है कि स्टीवन अब जाएगा फेडरल पुलिस के कब्जे में। फिर 7 दिन और निकले, उसके बाद में वो सारे लोग वहां पर आए। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसके पहले कि स्टीवन को फेडरल पुलिस के हवाले किया जाए, मैंने बर्नार्ड से बातचीत की है, तो बर्नार्ड ने कुछ और नई बातों को ढूंढ कर निकाला है, उसको इस रिपोर्ट में ऐड कर दिया गया है। रिपोर्ट तो खैर आप जब पढ़ लेंगी तब की बात है, लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो आप अभी ही बता सकती हैं। तो इस रिपोर्ट को मैं आपको बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के शुरुआत में यह लिखा है कि बहुत पहले की बात है, एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे जो कि जिनका नाम कि एंड्रयू था, जो कि स्टीवन के फादर भी थे। तो एंड्रयू जब पुलिस में काम किया करते थे तो उनको एक लड़की से प्यार भी हो गया था, जो कि इस तरह की वाइट लेडी थी। लेकिन उस लेडी को किसी फर्स्ट नेशन के शख्स से प्यार हो गया, उसने उससे शादी कर ली। पहले इनको पता नहीं चला, लेकिन जब वहाँ पर वो आई, अब हालांकि उनकी खुद की एंड्रयू की शादी हो चुकी थी, लेकिन हेट क्राइम ऐसे ही होते हैं कि आपको जिससे कोई मतलब भी ना हो उन पर गुस्सा आता है। अगर वो लड़की किसी ऐसे वाइट से शादी कर लेती जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता तो शायद एंड्रयू को इतना गुस्सा नहीं आता। उसको लगा कि भाई मुझे तो मना किया और फर्स्ट नेशन के से जाकर आदिवासी से शादी कर ली, उसने उसको गोली मार दी। प्रेशर काफ़ी बन गया, वो लेडी वहाँ से डिसअपियर हो गई अपने बच्चे के साथ में, और उसके बाद में उसका कभी पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर पुलिस का काफ़ी इनके ऊपर में प्रेशर बनने लगा एंड्रयू पर। एंड्रयू ने सुसाइड कर ली। उस वक्त स्टीवन काफ़ी छोटा था। खैर धीरे धीरे करके स्टीवन बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसने एकेडमी वगैरह को सब पास कर लिया। लेकिन अब सवाल यह था कि उसको अपॉइंट किया जाए या ना किया जाए, इसका पेरेंटल बैकग्राउंड इस तरह का था। तब पुलिस यूनियन के तरफ से यह रिकमेंडेशन आया था कि इसको फर्स्ट नेशन में भेजा जाए। ये वहाँ गया, वहाँ से शादी करके ये वापस आया, लड़की को यहाँ अपॉइंट भी कर दिया गया। वहाँ तक के तो सारा कुछ ठीक था। लेकिन वो जो लड़की वहाँ से आई थी जूलिया, ये उसी की बेटी थी, उसी फर्स्ट नेशन के जिसकी मौत हो गई थी, जिसको कि एंड्रयू ने मार दिया था, ये उसी की बेटी थी। और उसकी माँ
पुलिस में काम कर रही थी और फिर वो यूनियन में चली गई थी, और उसी ने वहाँ से स्टीवन को फर्स्ट नेशन में भिजवाने का रिजोल्यूशन पास करके भेजा था। तो उन्होंने कहा कि वो जो लेडी थी वो मार्गरेट थी, जूलिया की माँ थी। ये माँ बेटी ने मिलकर सारा कुछ प्लान किया हुआ था, क्योंकि वो चाहकर भी एंड्रू से बदला ले नहीं सकते थे। एंड्रू तो मर चुका था, जिसने कि जूलिया के फादर को और मार्गरेट के हस्बैंड को मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह से स्टीवन को इस मामले में फंसाया था। अब सवाल यह है कि इस बात का पता बर्नार्ड ने कैसे लगाया। तो जब मार्गरेट बर्नार्ड से इन्वेस्टिगेशन करने गई तो बर्नार्ड ने उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके आंखों से, क्योंकि पहले कभी साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हुआ करते थे, तो अंदाज लगा लिया कि मार्गरेट जो कह रही है वो बात सच तो है नहीं। तो ये गए वहाँ पर पुलिस एकेडमी के लॉकर के बारे में इंफॉर्मेशन और निकालने। रजिस्टर को देखा, जिस दिन वहाँ उसकी साइन थी स्टीवन की, उस साइन को देखकर ही वो समझ गए कि ये साइन स्टीवन ने नहीं की, उससे मिलती जुलती साइन की, और ये साइन वही कर सकता है जो स्टीवन के एकदम करीब हो, और वो थी जूलिया, जो कि उसकी वाइफ की तरह से उसके साथ में रह रही थी। तो इन्होंने इस तरह से उसको फंसाया था। तो अब यहाँ से पहले तो मार्गरेट को गिरफ्तार करके भेजा जाएगा, उसके साथ साथ जूलिया को भी गिरफ्तार किया जाएगा कनाडा से, और फिर उसके बाद में फेडरल पुलिस इनके ऊपर ये केस चलाएगी। स्टीवन को यहाँ से छोड़ा जाता है। तो